नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश और देश में दलित राजनीति में जो बदलाव आ रहा है, दलित समाज में कहना चाहिए जो बदलाव आ रहा है, उसको बहुत से विशेषज्ञ नजरअंदाज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये बदलाव? बड़ा सवाल ये है कि दलित समाज धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर झुकता जा रहा है, उससे जुड़ता जा रहा है। हिंदुत्व की ओर झुकने और जुड़ने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दलितों की एक बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलितों की एक बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के रूप में है, एक बड़ी नेता मायावती के रूप में है। इसके बावजूद दलित उनको छोड़कर क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब खोजने की समाजशास्त्रियों ने कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने रिसर्च किया, जिन लोगों ने भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, उन सब की कोशिश ये रही, और बल्कि कहें कि अफसोस ये रहा उनको कि ये दलित समाज जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो खांटी दलित राजनीति थी अम्बेडकरवादी, वो खत्म होती जा रही है। इसका उनकी नजर में इतना ही निष्कर्ष था। लेकिन इस पर एक नई किताब आई है, एक नई रिसर्च आई है, और ये रिसर्च आई है दो लेखकों की किताब है। ये सुधा पाई समाजशास्त्री हैं, उसके अलावा सज्जन कुमार जो रिसर्चर हैं। इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है और किताब का नाम है माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। अब ये उत्तर प्रदेश में रिसर्च करके आंकड़े जुटाकर ये जानने की कोशिश की है ये परिवर्तन हो क्यों रहा है। अब आप देखिए, ये जो समाजशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं या एकेडमिक्स हैं, जो लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि खाटी जो है दलित राजनीति खत्म हो रही है, अम्बेडकरवादी राजनीति खत्म हो रही है, उन्होंने शायद बद्री नारायण की किताब इससे पहले एक आ चुकी है, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया है किस तरह से लंबे समय से आरएसएस दलित समाज के बीच और अति पिछड़े समाज के बीच में काम कर रहा है, खासतौर से दलितों आदिवासियों के बीच में। तो अब उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से, बल्कि कहें प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। 2014 में बीजेपी को 71+2 यानी 71+2 73 लोकसभा सीट्स मिली थी 80 में से। 2019 में जब गठबंधन हो गया सपा, बसपा और आरएलडी का, तब बीजेपी की सीटें जरूर कुछ घट गई और तब भी घटकर 62+2 62+2 64 सीट्स आई। यानी वो गठबंधन जो है वो प्रभावी नहीं हो पाया। इसी तरह से विधानसभा में एक बार 312 सीट 2017 में और 2022 में 255 सीट। ये बीजेपी की उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में लगातार। इसको देखते हुए ये समझना बहुत से विशेषज्ञों के लिए कठिन हो रहा है कि आखिर दलित समाज मायावती को छोड़कर क्यों भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है, या कहें कि दलित वोट क्यों बंट रहा है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा वोट जो है दलितों का वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन उसमें बंटवारा हो रहा है। एक सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है जाटव समाज को छोड़कर। जाटवों में भी अब टूट होना शुरू हो गई है, उनमें भी बीजेपी की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। तो प्रश्न उठता है कि ये वोट क्यों बंट रहा है, दलितों का वोट जो है क्यों बंट रहा है एक जगह गोलबंद होने की बजाय। जो 2007 में जिसने बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाया था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो वोट अब बंट क्यों रहा है? इन लेखक द्वय का ये कहना है कि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुजन समाज पार्टी जिस उद्देश्य से उसका गठन हुआ था, उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब उसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था दलित समाज को प्रतिष्ठा दिलाना, सम्मान दिलाना, आत्मविश्वास पैदा करना। और ये सब चीजें मायावती के 5 साल के, उसके अलावा भी 3 बार वो छोटे छोटे समय के लिए मुख्यमंत्री रही, छोटे कार्यकाल के लिए, उन सब के दौरान ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। दलितों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा की भावना आ चुकी है। अब ऐसा नहीं होता कि थाने में कोई दलित समाज का व्यक्ति जाए और पुलिस वाले उसकी सुनवाई न करें, उसको मारकर भगा दें। अब उनकी बात सुनी जाती है, उनको मालूम है कि नहीं सुनने का नतीजा क्या होगा, और वो बराबरी से अब बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, ये सब कांचीराम का जो आंदोलन था और मायावती की सरकार,
उसके कारण हुआ। लेकिन वहां उसका उद्देश्य वहीं तक था। उद्देश्य पूरा होने के बाद मायावती को यह बात समझ में नहीं आई। 2007 में जब पूर्ण बहुमत मिला, ये समझ में उनकी नहीं आया कि ये समाज, उनका समाज अब जो है महत्वाकांक्षी हो गया है। वो केवल प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और इन सब बातों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। वो मिडिल क्लास की जो दूसरे समाज के मिडिल क्लास की आकांक्षाएं हैं उनके बराबर जाना चाहता है। समाज में तरक्की करना चाहता है, बेहतर रोजगार के अवसर चाहता है, शिक्षा के अवसर चाहता है। इन सब बातों को मायावती ने नजरअंदाज किया और नतीजा ये हुआ कि 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनकी 2007 की तुलना में सीटें विधानसभा की 1/3 हो गई। उसके बाद भी इस बदलाव को, इस परिवर्तन को मायावती समझ नहीं पाई। उनको लगा कि ये वन टाइम जो है वो घटना है और उसके बाद जो है माहौल फिर बदल जाएगा, फिर उनके दिन लौटेंगे। लेकिन आप लगातार देखिए 2007 के बाद से मायावती का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अब हालत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ मार्च 2022 में, उनके वोटों का प्रतिशत लगभग 12.5% पर आ गया और उनकी सीटों की संख्या घटकर 1 रह गई। 403 विधानसभा वाले प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ 1 विधायक है। सपा बसपा गठबंधन की वजह से जरूर उनके 10 लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन वो अगले चुनाव में बने रहेंगे, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो जो दलित समाज है उसने मायावती को इसलिए छोड़ दिया कि उसको ये इस बात का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक पार्टी और एक नेता से क्यों जुड़ा रहे हैं। जहां उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी हो वहां वो जाएगा। और दोनों लेखक लिखते हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है दलित वोटों में, दलित समाज में राजनीतिक दृष्टि से, वो इस बात का प्रमाण है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब उनमें कोई भय या इस तरह की जो है इनसिक्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से वो गोलबंद हो। वो कहीं भी रह कर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं। जो पार्टी ऐसा करती हुई दिखाई देगी उसके साथ जाएंगे। तो इन दोनों लेखकों ने जो रिसर्च की है उसमें उन्होंने जो बाकी एकेडमिक्स हैं, जो समाजशास्त्री हैं या अध्ययनकर्ता हैं, वो देखते हैं दलित राजनीति को ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक राजनीति के चश्मे से। इन दोनों ने इस चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की है। उनका मानना है कि ये जो विखंडन है दलित समाज में राजनीतिक दृष्टि से, वो डेमोक्रेसी के डीप रूटेड होने का प्रमाण है और नीचे तक पहुंचने का प्रमाण है। तो जनतंत्र जो है वो समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है, ये इसका प्रमाण। एक और नई बात उन्होंने खोज कर निकाली है, वो ये कि भाजपा के प्रति दलितों का प्रेम और भाजपा से जुड़ाव बढ़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ दलित अत्याचार या दलित विरोधी किसी घटना या भेदभाव होने पर उसके खिलाफ आंदोलन, आक्रामक रूप में आंदोलित होने वाला समाज भी दिखाई दे रहा है। तो दोनों परिघटनाएं एक साथ हो रही हैं और उनकी नजर में ये दोनों घटनाएं एक साथ इसलिए हो रही हैं कि ये नतीजा है दलित सशक्तिकरण का, दलित एम्पावरमेंट का। दलित अब अपने को एम्पावर्ड महसूस करता है। वो अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा में उसको नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर भी रही है। चाहे सत्ता में बंटवारे का मामला हो, संगठन में पदों के बंटवारे का मामला हो, या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी जिन राज्यों में सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला हो या प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, इस तरह की जितनी योजनाएं हैं इन सब का लाभ इस समाज को मिला है। तो उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहने में उनकी सामाजिक ही नहीं आर्थिक उन्नति भी हो रही है। उनको नए अवसर समाज में मिल रहे हैं, बराबरी का मौका मिल रहा है, उनको समान अवसर की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण खोज इन लोगों की है इस अध्ययन के दौरान, वो ये है कि कोई भी जातीय समूह, कोई भी वर्ग जब किसी संगठन से, दल से जुड़ता है, तो अगर वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग लोगों को वोट करता है तो वो टैक्टिकल वोटिंग होती है, वो उस समाज का टैक्टिकल स्टैंड होता है। लेकिन अगर चुनाव दर चुनाव
दो चुनाव से ज्यादा वो कहते हैं अगर एक ही पार्टी को वोट कर रहा है तो इसका मतलब है ये आइडियोलॉजिकल चेंज है, यानी उस पार्टी की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, एक तरह से कहें तो आत्मसात कर लिया है और उस विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार है। इस वजह से जो है आप देखिए कि पिछले 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर 14, 17, 19 और 22 चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज का समर्थन वोट मिला है। तो इसका सीधा सा मतलब है, जो मैं पहले एक अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित और अति पिछड़े समाज को यह महसूस करा दिया है कि हिंदुत्व में उनका भी स्टेक है। ये हिंदुत्व केवल सवर्णों के लिए नहीं है। दूसरा, राष्ट्रवाद जो है वो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए उनको इस राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक तरफ बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सहित देश में दलितों की एजिटेशनल पॉलिटिक्स भी बढ़ती जा रही है। और लेकिन ये अलग बात है कि सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का उदाहरण देती हैं, जो इस तरह की राजनीति की एक तरह से जो है अगुआ नजर आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2 और ऐसे नेता हैं, बुंदेलखंड में दद्दू प्रसाद है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार। तो ये श्रवण कुमार और दद्दू प्रसाद ये दोनों बसपा से निकले हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी में ही थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मायावती जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको देखने, उसको मानने, उसको स्वीकार करने से मना कर रही हैं, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो दोनों लेखक जो है सुधा पाई और सज्जन कुमार निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ज्यादातर एकेडमिक्स जो हैं वो इन बदलावों का कोई निष्कर्ष निकालने की बजाय उनका रोना इस बात का होता है, उनको परेशानी इस बात की होती है कि ये बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ये किसी समाजशास्त्री का काम नहीं है कि इस बात से दुखी हो या खुश हो कि किसके पक्ष में जा रहा है, कौन किसके खिलाफ। उसको बताना है कि जो बदलाव हो रहा है उसका कारण क्या है, वो किन कारणों से ये बदलाव हो रहा है और उसकी दिशा क्या है और अंत में उसकी दशा क्या होगी। ये 3 चीज बताना किसी भी समाजशास्त्री के लिए आवश्यक है, जो इस पुस्तक में बताने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि दलित राजनीति में जिनकी भी रुचि है उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।